अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे नेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आज आपसे नेट के पेपर में पूछे गए थे, और साथ ही साथ इस एक क्वेश्चन से कितने मल्टीपल क्वेश्चन और कितने कॉन्सेप्ट जुड़े हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। अब होता ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना हम लोग उसके रिजल्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। सबसे पहला रिजल्ट जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का निकल के आता है ना, वो निकल के आता है इंटेंसिटी और करंट का। ओके। अब होता यह है कि हमारे पास इंटेंसिटी और करंट का रिलेशन हमारे पास बनता है डायरेक्ट, और इससे हमें ये वाली बात पता चलती है कि जैसे जैसे आप जो हैं वो इंटेंसिटी बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे आपका जो फोटो करंट है वो भी इंक्रीज होता रहता है। फिर हमारे पास जो दूसरा रिजल्ट निकल के आता है इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो होता है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फोटो करंट का। वो होता है ये, वाई एक्सिस पे हम लोग रखते हैं करंट और एक्स एक्सिस पे हम लोग रखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये जो रिजल्ट निकल के आता है ना, ये बताता है हमारे पास कि आप कोई सी भी इंटेंसिटी वाली लाइट यूज कर लें, कोई सी भी इंटेंसिटी वाली लाइट यूज कर लें आप, लेकिन उसका कलर सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ब्लू कलर है और उस पर आप 100 वॉट, 1000 वॉट, 15,000 वॉट, जितनी भी इंटेंसिटी वाला जो है आप बल्ब यूज करें, ठीक है, लेकिन कलर सेम होना चाहिए। तो सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा सेम। इससे हमें ये वाली चीज पता चलती है कि हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो हमारे पास इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और हमारे पास अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और उसका जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो जस्ट लाइक ये बन रहा होता है। हमारे पास जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी, और हमारा ग्राफ जो है वो यूं स्टार्ट हो रहा होता है। तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा हमें जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होता है। यूजुअली हम लोग जो है वो इसके अंदर विब्ग्योर का यूज़ करते हैं, दैट इज VIBGYOR। वी हमारे पास वायलेट है, आई हमारे पास इंडिगो है, बी ब्लू है, जी ग्रीन है, वाई येलो है, ओ ऑरेंज है, और आर रेड है। जैसे जैसे हम लोग जो है वो वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी है वो कम होती है। इसका मकसद ये है हमारे पास कि जो ब्लू कलर की लाइट है, ठीक है, इसको रोकने के लिए हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू अगर हम ग्रीन कलर की लाइट जो है वो उसके ऊपर इंसर्ट करें या फेंकें। ओके। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, होता है। अब जितनी ज़्यादा हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होगी, और उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। ठीक है। तो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके। आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी का बढ़ाने का मकसद है कि आप कलर चेंज करें, ठीक है, आप ग्रीन की जगह फिर ब्लू लाइट का इस्तेमाल करें, उसकी जगह इंडिगो का इस्तेमाल करें। तो जिस तरीके से आप जो है वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे एनर्जी भी बढ़ेगी, ओके, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो स्लोप होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का, वो हमारे पास जो होता है वो होता है H/E। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, और ये ई हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो ये सारे के सारे हमारे पास छोटे छोटे रिजल्ट हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रांजिशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन हैवी एटम्स गिव्स। अब जब हम लोग एक्सरेज की प्रोडक्शन में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास एक्सरेज क्या है, एक्सरेज हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक्सरेज क्या है, एक्सरेज हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और एक्सरेज उन वेवलेंथ को कहा जाता है जिनकी जो वेवलेंथ है वो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक की होती है। इन तरह की वेवलेंथ को बेसिकली हम लोग एक्सरेज के अंदर जो है वो शुमार कर रहे हैं, और एक्सरेज जो है बेसिकली वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड होती हैं, क्योंकि हम लोग जो एक्सरेज जो हासिल करते हैं वो दो तरीकों से करते हैं। ओके। अब एक्सरेज में हमारे पास जो ज़रूरी है ना, अगर आप चाहते हो कि आप प्रोडक्शन करो एक्सरेज की, तो आपने उन एटम को लेना होगा जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास जो है वो ग्रेटर देन होता है 23 से।
क्योंकि वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास ग्रेटर देन होगा 23 से, उनमें बेसिकली आपके पास इनर ट्रांजिशन शेल्स होंगे। और एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए वाली बात लाजमी है कि आप जो हैं वो इनर ट्रांजिशन शेल का इस्तेमाल करें। ये एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए वाली बात लाजमी है। सिमिलरली एक चीज़ होती है हमारे पास लेज़र्स। लेज़र्स के लिए ना हम लोग ये वाली बात को रिकमेंड करते हैं कि हमारे पास लेज़र्स में पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना लाजमी है। तो सिमिलरली हमारे पास जो एक्सरेज हैं उनमें हमारे पास इनर ट्रांजिशन शेल का होना लाजमी है, और साथ ही साथ एक ऐसे एटम का होना लाजमी है जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन हो 23 से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एमिटर ऑफ द ट्रांजिस्टर हैज़ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एज कम्पेयर टू। हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे पास दो लफ्ज से मिलकर बना है। एक होता है हमारे पास ट्रांसफर, और एक होता है हमारे पास रजिस्टर। ट्रांसफर का हमारे पास ये ट्रांस आया, और रजिस्टर का हमारे पास ना ये स्टर आया। दोनों को मिला के हमने जो है वो ट्रांजिस्टर का नाम दिया। तो ट्रांजिस्टर का नाम हमारे पास इस तरीके से आया। अब ट्रांजिस्टर में हमारे पास जो एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं डोपिंग। हमारे पास ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होती है ना उसका ऑर्डर हमारे पास ये होता है। एमिटर की सबसे ज़्यादा हमारे पास डोपिंग होती है, उसके बाद हमारे पास जो डोपिंग होती है वो कलेक्टर की होती है, उसके बाद हमारे पास जो डोपिंग होती है वो बेस की होती है। और ट्रांजिस्टर हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक होते हैं पीएनपी और एक होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास जो एमिटर होता है ट्रांजिस्टर का, उसकी जो कंसंट्रेशन है यानी कि उसकी जो डोपिंग है वो बेस और कलेक्टर दोनों से ज़्यादा होती है। नो क्वेश्चन नंबर 4, two charges 4q and q are placed at a distance r apart. A third charge capital Q is placed at the middle of them. If the resultant force on Q is zero, then the value of Q is। अब हमारे पास सिनेरियो इसके अंदर दो हैं। एक है हमारे पास केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 में हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एक पहला चार्ज है Q, और एक हमारे पास दूसरा चार्ज है 4q। अब ये दोनों जो चार्ज हैं ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और ये दोनों कितनी फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ। और इनके दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास जो है वो सिंपल क्या है, वो है हमारे पास आर। अब केस नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास यही दो चार्ज, हमारे पास यही दो चार्ज हैं, लेकिन इसके अंदर सिनेरियो अब ये रख दिया है कि हमने एक और चार्ज को इनके बिटवीन रख दिया, यानी कि इनके दरमियान रख दिया। मिसाल के तौर पे एक चार्ज है क्यू और एक ये चार्ज है 4q। अब जो हमारे हमने जो तीसरा चार्ज रखा है वो रखा है कैपिटल क्यू, ओके, जो कि इनके दरमियान में रख दिया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि अगर हमारे पास इस स्मॉल क्यू पे, अगर हमारे पास इस स्मॉल क्यू पे जो नेट फोर्स है, अगर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स मींस नेट फोर्स, अगर हमारे पास इस स्मॉल क्यू पे जो नेट फोर्स है वो हो रही है जीरो, तो आप ये बताइए कि जो ये क्यू चार्ज है जो कि कैपिटल क्यू है इसकी वैल्यू कितनी होगी। वो ये आपसे पहली बात कह रहे हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये ए पॉइंट है और मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बी पॉइंट है। इन दोनों के दरमियान का मेरे पास जो फासला है, लेट सपोज है वो 2 मीटर है। तो इनके दरमियान में मेरा फासला कितना होगा, यानी कि इनके इन बिटवीन, इनके दरमियान में, इनके बीच में ग्रीन कलर के पॉइंट पे, इनके दरमियान में मेरे पास जो है वो फासला कितना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास जो है, अगर मैं मान लूँ कि ये पॉइंट सी है जो कि इनके दरमियान में लाया कर रहा है, तो ए का सी से लेकर फासला 1 होगा, और सी का बी से या फिर बी का सी से लेकर जो फासला होगा वो 1 होगा। ओके, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हाफ हो रहा है। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी ये हो रहा है। अगर मैं कैपिटल क्यू जो चार्ज है मेरे पास उनको मैं इन बिटवीन ला के इंसर्ट कर, ओके, तो मेरे पास इस क्यू का इस कैपिटल क्यू के साथ जो फासला होगा, पहले अगर वो लेट सपोज 1 था, ओके, तो अब वो मेरे पास बेसिकली हो जाएगा 1/2। और स्मॉल कैपिटल क्यू का 4q के साथ जो मेरे पास फासला होगा वो भी मेरे पास हो जाएगा 1/2। लेकिन इस क्यू का, ये वाला क्यू, इस क्यू का इस 4q के साथ जो मेरे पास फासला है वो कितना होगा, वो मेरे पास नहीं होगा। ओके, ये सिनेरियो था ना। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो है बारी बारी कूलम्स लॉ की मदद से फोर्स को मालूम करेंगे, देन उनका नेट फोर्स मालूम कर लेंगे। नेट फोर्स कैसे मालूम करेंगे, उन दोनों को बेसिकली हम लोग जो है वो प्लस कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग जो है वो अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। अब
हमारे पास जो ये कैपिटल क्यू वाला चार्ज है, ये स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, फोर्स अप्लाई बाय क्यू ऑन स्मॉल क्यू चार्ज। अब जब दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उनकी जो फोर्स है वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। कैसे? एफ इक्वल्स टू के क्यू इन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ओके, तो एफ इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर है ना, इनके दरमियान का फासला बेसिकली मेरे पास होगा हाफ। ओके, क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर है वो खुद ही वाली बात कह रहा है, आर थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस एट द मिडल ऑफ द। ओके, तो अब इनके दरमियान का फासला जो है वो मेरे पास हो जाएगा हाफ, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर 1/2 का स्क्वायर। अब ये जो आपके पास स्क्वायर है, ये 1 के ऊपर भी अप्लाई होगा और स्क्वायर आपके पास 2 के ऊपर भी अप्लाई होगा, और ये बन जाएगा आपके पास के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ओवर 1/4। अब ये जो 1/4 है ये ऊपर चले जाएगा और आपके पास बन जाएगा 4 कैपिटल के स्मॉल क्यू और फिर कैपिटल क्यू। ठीक है, अब ये आपके पास बेसिकली फोर्स की वैल्यू थी। इस फोर्स की वैल्यू को मैं F1 कह रहा हूँ। ठीक है, अपनी आसानी के लिए F1 कह रहा हूँ। अब ना सिमिलरली मेरे पास ये जो वाला क्यू चार्ज है, ठीक है, ये 4Q भी इसके ऊपर जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, इट इज ऑब्वियस। ओके, और वो कितनी फोर्स होगी, दोबारा इसी फॉर्मूले से आएगी। वो होगी हमारे पास फोर्स दैट इज F इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू 4Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू मेरे पास है 1, तो के क्यू 4Q। ठीक है, ये क्यू क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आके वह बन जाएगा के 4Q स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास दो फोर्स है, इसको मैं कह रहा हूँ F2 का नाम। अब एग्जामिनर मुझे क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा है कि मेरे पास नेट फोर्स जीरो हो रही है। नेट फोर्स कैसे निकल के आती है? नेट फोर्स निकल के आती है जब आप इन दोनों फोर्सेस को आपस में प्लस कर लोगे अकॉर्डिंग टू इनकी डायरेक्शन, तो बेसिकली वो नेट फोर्स होगी। तो नेट फोर्स निकालने का तरीकेकार जो है वो हमारे पास होता है, दैट इज एफ नेट इक्वल्स टू F1 प्लस F2। ठीक है, अब फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, वन इज मैग्नीट्यूड, अदर इज डायरेक्शन। अब इस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या फिर कूल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में जो डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है ना हमारे पास, वो होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए अलग अलग होता है। जहां पे हमारे पास अगर लेट सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करेगा, एमिट करेगा। और अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो हर डायरेक्शन में अपनी तरफ बुला रहा होता। अब मुझे ये नहीं पता चला कि ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, और ना कुछ जो है बेसिकली यहाँ पे मुझे साइन गिवन है। तो इट इज एज्यूम कि बेसिकली मेरे पास ये तीनों के जो चार्ज हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो 4Q है ये भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये बेसिकली सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स अपने अंदर से एमिट करेंगे। अब ये जो कैपिटल क्यू है ये अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स एमिट करेगा वो भी उल्टे हाथ पे करेगा। और सिमिलरली जो मेरे पास 4Q है, ये 4Q भी मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स एमिट करेगा ये भी उल्टे हाथ पे करेगा, यानी कि इनकी डायरेक्शन आएगी मेरे पास फोर्स की उल्टे हाथ पे। ओके, अब हमारे पास वेक्टर्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर जो ईस्ट होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, जो वेस्ट होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास नेगेटिव होती है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैपिटल क्यू की और 4Q की लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है, इसका मतलब ये कि दोनों के दोनों ये हमारे पास नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ नेट इक्वल्स टू -F1 -F2। अब मेरे पास जो F1 की वैल्यू है वो आई थी मेरे पास ये, दैट इज ये 4K QQ। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 4K QQ। और F2 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास ये K4Q स्क्वायर, जो कि माइनस का है, माइनस का K4Q स्क्वायर 4। ओके, अब वो एग्जामिनर हमें कह रहा है कि हमारे पास जो नेट फोर्स है वो जीरो हो रही है, और नेट फोर्स ये है। अगर मेरे पास ये नेट फोर्स जीरो हो रही है, इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास जीरो हो गई, तो हमारे पास ये हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू माइनस का 4K Q कैपिटल Q माइनस का K2 K Q स्क्वायर 4। ठीक है, अब आप क्या करो, आप बेसिकली जो है वो एक K2 स्क्वायर 4 को वहां ले जाओ, तो ये आपके पास बन जाएगा K2 स्क्वायर 4 इक्वल्स टू माइनस का 4K Q और फिर कैपिटल Q। ठीक है, अब मेरे पास ये जो K है ये भी कैंसिल होगा, और K उल्टे हाथ पे जो आ रहा है वो भी कैंसिल होगा। मेरे पास जो 4 उल्टे हाथ पे आ रहा है, जो 4 सीधे हाथ पे आ रहा है वो भी कैंसिल होगा। Q की पावर स्क्वायर
और हमारे पास क्यू की पावर 1 ये आपस में जो है वो कैंसिल होगी, और मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी क्यू इक्वल्स टू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू माइनस का कैपिटल क्यू। ठीक है, इस माइनस को वहां भेज दें तो बन जाएगा कैपिटल क्यू इक्वल्स टू माइनस का स्मॉल क्यू। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप ये स्मॉल क्यू के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है इसको जीरो करना चाहते हो, तो आपने जो कैपिटल क्यू की वैल्यू है वो माइनस क्यू रखनी होगी। ओके, सो ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a primary coil and secondary coil are placed close to each other. The current which changes at a rate of 25 ampere in millisecond is present in the primary coil. If the mutual inductance is 92 multiplied by 10 की power minus का 6 Henry, then the value of induced EMF in the secondary coil. ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये लिया गया है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, और जो टॉपिक का नेम है वो है हमारे पास फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं कि सारी वैल्यूज गिवन होती हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ओके, मेजॉरिटी केसेस के अंदर हमारे पास यही होता है। अगर आप बुक्स देखोगे सिन बोर्ड की उसके अंदर भी सीएनयू हमारे पास ये है कि सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी और आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है ईएमएफ के लिए वो होता है हमारे पास ई इक्वल्स टू माइनस का कैपिटल एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। ये जो एम है इसकी वैल्यू उन्होंने गिवन की हुई है जो कि है ये 92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6 हेनरी। तो ये आ गया आपके पास E इक्वल्स टू माइनस का 92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6 डेल्टा आई पी। डेल्टा आई पी ओपन होगा बनेगा 0 माइनस 25 एम्पियर जो कि उसकी वैल्यू है हमारे पास सीरी 0 माइनस 25 ओवर टाइम। टाइम की वैल्यू उन्होंने हमें गिवन की हुई है मिली सेकेंड्स की, ये रहा। और 1 मिली हमारा बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 3 सेकंड, तो ये आ गया हमारे पास 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, अब आओ E इक्वल्स टू माइनस का 92 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6 माइनस का 25 ओवर 10 की पावर माइनस का 3। ये माइनस माइनस हमारे पास जो है यहाँ पे हो जाएंगे प्लस। ओके, तो बन गया आपके पास ये 92 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3। हमारे पास बेसिक मैथ के अंदर सिनेरियो ये है कि जितने भी 10 और मल्टीपल ऑफ 10 है उनको आप अलग सेपरेट कर लें और जितनी भी अलग टर्म्स आ रही है उनको आप अलग सेपरेट कर लें। ओके, तो इससे ये होता है कि कंफ्यूजन नहीं होती। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो 92 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये 92 ऊपर चला गया और 25 आपके पास नीचे आ गया क्रॉस। 5 टू से आपके पास होता है 10, तो 0 यहाँ पे आएगा और 1 ऊपर चले जाएगा। 5 9 से आपके पास होता है 45। 45 प्लस 1 आपके पास बराबर होता है 46 के, तो 6 यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्रॉस 2 टू 4 होता है और 9 टू आपके पास जो होता है वो बराबर होता है 18 के, तो 8 यहाँ पे जाएगा और 1 इसके साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो 0 0 0 होता है, 6 4 आपके पास 10 होता है तो 0 यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे आएगा, और 8 4 आपके पास होता है 12। 12 और 1 आपके पास बराबर होता है 13 के, तो 3 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे चली जाएगा, तो 1 प्लस 1 आपके बराबर होता है 2 के। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास मिलेगा 2300। तो E इक्वल्स टू 2300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3। सिमिलरली हमारे पास बेसिक्स सेम होती हैं तो पावर जो होती है वो हमारे पास ऐड हो जाती है। 10 की पावर माइनस का 6 और सॉरी यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर प्लस का 3 आएगा क्योंकि जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ओके, आई एम सो सॉरी। तो 10 की पावर माइनस का 6 और 10 की पावर प्लस का 3 हमारे पास जो होंगे वो बराबर होंगे 10 की पावर माइनस के 6 के। तो ये आपको दिखेगा दैट इज E इक्वल्स टू 2300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3। अभी जो 2300 है इसके अंदर से मैं जो हूँ वो 100 को निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास E इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3। ये जो हमारे पास 100 है ये हमारे बराबर होता है 10 की पावर 2 के, तो E इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 3। सेम बेसिस सेम पावर एड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास E इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 1। 10 की पावर माइनस के 1 को हम लोग 23 से मल्टीप्लाई करा देंगे और आपके पास आंसर आएगा 2.3 वोल्ट। यानी कि इसके अंदर जो ईएमएफ है वो हमारे पास 2.3 वोल्ट की जो है वो जनरेट हो रही होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स चूज द पेयर विच डजंट हैव द आइडेंटिकल डायमेंशंस। अब जिन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, वो हमारे पास कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज।
अब आपके पास उन जो फिजिकल क्वांटिटीज जिनका यूनिट सेम होता है उनकी आपके पास जो है वो डायमेंशन भी सेम होती है हमेशा। जैसे एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास जो यूनिट होता है वो जूल डॉट सेकंड होता है, और हमारे पास जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका भी यूनिट हमारे पास जूल डॉट सेकंड है। सिमिलरली वर्क और टॉर्क, वर्क का जो हमारे पास यूनिट है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर, और हमारे पास जो टॉर्क है उसका भी यूनिट हमारे पास जो होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर। इम्पल्स और मोमेंटम, हमारे पास जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के ही बराबर है। ओके, तो जो यूनिट हमारे पास मोमेंटम का है वो यूनिट हमारे पास इम्पल्स का है। तो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन डॉट सेकंड, और सिमिलरली जो हमारे पास इम्पल्स होगा उसका भी यूनिट हमारे पास जो होगा वो होगा न्यूटन डॉट सेकंड के बराबर। ओके, ना फोर्स एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमारे पास जो फोर्स है उसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको हम लोग ईएमएफ के अंदर पढ़ते हैं, ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। उसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन नहीं होता, उसका यूनिट हमारे पास जो होता है वो होता है वोल्ट। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है इसकी हमारे पास जो है वो सेम डायमेंशन यहाँ पे नहीं है। ओके, अच्छा एक चीज और है कि आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओके, ओके। अब आपके पास एक और सिनेरियो होता है कि आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, इनकी डायमेंशन और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उन दोनों की डायमेंशन जो होती है वो आपके पास सेम ही होती है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, और जो फ्रीक्वेंसी है उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल्स टू वन ओवर टी। तो दोनों का हमारे पास जो होता है वो डायमेंशन सेम ही आ रही होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन, हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अगर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है, या तो बी की वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है, या फिर हमारे पास जो एंगल है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ पे एक ऐसी रखी जा रही है जिसकी वजह से हमारे पास जो कॉस का फंक्शन है वो अपनी नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, अब हमारे पास जो कॉस का फंक्शन है वो अपनी नेगेटिव वैल्यू कब देता है, जब हमारे पास जो थीटा होता है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री, क्योंकि जब आप कॉस 180 पुट करते हो तो आपके पास आंसर आता है -1। ओके, लेकिन लेकिन सिनेरियो हमारे पास इसके अंदर ये होता है कि जब आपके पास टू लाइक वेक्टर्स हो, लाइक वेक्टर्स किसे कहा जाता है, लाइक वेक्टर्स उनको कहा जाता है जिनकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास कैसी है, सेम है। जब आपके पास दो लाइक वेक्टर्स होते हैं तो उनके दरमियान का जो एंगल होता है वो बेसिकली आपके पास होता है 0 डिग्री। एंड सिमिलरली अगर आपके पास अनलाइक वेक्टर्स होते हैं, ओके, यानी कि एक वेक्टर आपके पास सीधे हाथ पे जा रहा है और दूसरा वेक्टर आपके पास उल्टे हाथ पे जा रहा है, तो इनको हम लोग कह रहे होते हैं अनलाइक वेक्टर्स। अगर आपके पास अनलाइक वेक्टर्स हैं, ओके, तो इनकी जो आपके पास डायरेक्शन है यानी कि इनका जो एंगल है वो होता है आपके पास 180 डिग्री। तो आपके पास जो है जब आपके पास अनलाइक वेक्टर्स हो, ठीक है, या फिर अनलाइक वेक्टर्स को हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी कह रहे होते हैं। ओके, आपके पास अगर अनलाइक वेक्टर्स हो या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो तो अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उनका जो बेसिकली आपके पास आंसर है वो होगा आपके पास नेगेटिव। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेजेस। देखो एलसीआर का मतलब क्या, एल का मतलब होता है आपके पास इंडक्टेंस, सी का मतलब होता है आपके पास कैपेसिटेंस, और हमारे पास जो आर है, आर जो होता है वो होता है बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस। ओके, अब एलसीआर सर्किट में हमारे पास ये होता है कि इंडक्टेंस के केस के अंदर या इंडक्टर के केस के अंदर हमारे पास जो वोल्टेज होता है, हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है करंट को 90 डिग्री के साथ, और कैपेसिटर के केस के अंदर यही वोल्टेज हमारे पास जो है वो लैग करता है करंट को 90 डिग्री के साथ, यानी कि ओवरऑल फिनोमेना के अंदर हमारे पास जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री और हमारे पास जो है 90 डिग्री के दरमियान ही घूम रहा होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स इज कॉल्ड। हमारे पास जो हीट इंजन होता है उसका काम बेसिकली हमारे पास ये होता है कि वो हीट को फ्लो करा सके हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, वो हमारे पास हीट इंजन होता है। एक और डिवाइस होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं हीट पंप। ये जो हीट पंप है ना इसका काम हमारे पास ये होता है कि ये हीट को फ्लो कराती है, ये कराती है, ये भी हीट को ही फ्लो कराती है। लेकिन ये जो हमारे पास हीट को फ्लो कराती है ये हमेशा जो है वो लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हमारे पास जो है वो हीट को ये फ्लो कराती है।
ये हीट पंप काम करती है, ओके, जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर। क्योंकि हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो सेकंड स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हैं, वो बेसिकली हमारे पास हीट को फ्लो कराने की स्टेटमेंट है, लेकिन वो लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर जो है वो फ्लो कराने की हीट को स्टेटमेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इम्पल्स। इम्पल्स ही बेसिकली हमारे पास जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है हमेशा। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स बेसिकली हमारे पास फोर्स है, जिसके अंदर हमारे इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है उसको चेंज कर ले। ओके, तो इम्पल्स ही बेसिकली हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि वो हमारे पास एमसीक्यूज जो आपने नेट के पेपर में फेस करे होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ठीक है, जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।